हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेड ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 सेशन में ईयर में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर जो 6 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था और ये पेपर है आपका पेपर 2। और 6 जनवरी 2022 का हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 6 जनवरी 2022 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे सीडीपी, ओनली सीडीपी पार्ट। ठीक, केवल सीडीपी पार्ट ही सॉल्व करेंगे जिसके आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पहला है जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में केवल सीडीपी सॉल्व करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामने, ये रहा। चाइल्डहुड इज यानी कि बाल अवस्था से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपकी बाल अवस्था है, बाल अवस्था को आमतौर पर या तो विकास की एक प्राकृतिक जैविक अवस्था या एक आधुनिक विचार या आविष्कार माना जाता है। इसमें आमतौर पर पूर्व विद्यालय और विद्यालय अवधि के रूप में जाना जाता है। बाल अवस्था आपका सामाजिक संरचनावाद, समकालीन सामाजिक संरचनावाद सिद्धांतकारों के अनुसार बाल अवस्था की अवधारणा एक सामाजिक निर्माण है, क्योंकि वह समाजशास्त्र और संचार में ज्ञान का एक सिद्धांत है जो वास्तविकता में मान्यताओं के आधार पर बच्चों के विकास का मूल्यांकन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कॉन्टेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव इन चिल्ड्रन डेवलप्स विव, यानी कि जो आपका बाल विकास है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा, बाल अवस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जब समाजशास्त्री कहते हैं कि बाल अवस्था सामाजिक रूप से निर्मित होती है तो उनका अर्थ है कि बाल अवस्था के बारे में हजारों और विचारों और हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे बुद्धि में, वे समाज द्वारा बनाए गए, ना कि बच्चों की जैविक आयु से निर्धारित होते हैं। प्रत्येक संस्कृति और समाज में भिन्नताएं होती है जो बाल अवस्था को प्रभावित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर चाइल्ड इज व्यूड एज, यानी कि रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, जो आपका रचनावादी उपागम है, रचनावादी उपागम उपागम इस विचार पर आधारित है कि सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावादी स्वरूप का केंद्रीय विचार है यह है कि शिक्षार्थी चीजों का अनुभव करके उन अनुभव पर चिंतन करके सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोर्शंस, यानी कि जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से
किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक, जो 11 वर्ष और उससे अधिक तक चलता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक। जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवधि है, यह पियाजे के अनुसार आपका चौथा यानी 4 चरण है, जिसमें जो आपका औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक है, यह आपका आखिरी चरण है यानी चौथा चरण है, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलता रहता है। ठीक। और लगभग वर्ष की आयु में तक जारी रहता है। मूर्त संज्ञानात्मक 7 से 11 के चरण में बच्चों को मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रतिरूपण, संरक्षण, वर्ग समावेश और कई वर्गीकरण की आवश्यकताएं होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अनीता watches a YouTube video, understand the process of baking a cake and then bake a cake following exact step. Which kind of learning is take place in this case? अनीता के केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक YouTube वीडियो को देखती है, फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना एक केक बनाती है। इस तरह की सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। जो आपका अवलोकन अधिगम है, सबसे पहले समझिए अधिगम क्या होता है। अधिगम को अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है या वृत्ति या परिपक्वता के कारण, तो यह अधिगम नहीं है। जब आपका अवलोकन अधिगम है, यह एक व्यक्ति के विचार में बदलाव की प्रक्रिया को केवल दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के संपर्क में आने में दर्शाता है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, a child in is given 20 brown wooden beads and 2 white wooden beds and is asked, are there more white wooden beds or more brown beds? The child says there are more brown beds as per the Piaget's cognitive development theory. He is in that stage. एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी से के अधिक मनके या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है कि भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जीन पियाजे के अनुसार यह एक बच्चे की एक अवस्था है जिसमें एक बच्चा अपरिवर्तनीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण, भाषा विकास, अहम केंद्रवाद और जीववाद प्राप्त करता है। बच्चे प्रतीकात्मक स्तर पर चिंतन करते हैं, परंतु इस अवस्था के दौरान वे संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग करना आरंभ नहीं करते। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की? लेव वेगोट्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के चिंतन को आलम्बन पाठ प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, आलम्बन पार एमकेओ यानी दूसरों से अधिक जानकर अन्य। ठीक। जो आपका आलम्बन पार है, वेगोट्स्की द्वारा दिया गया शब्द है। जो आपका आलम्बन पार है, जिसमें उन्हें प्रस्ताव दिया जाता है कि शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम को अस्थायी मदद की जानी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, which for Lev-Vygotsky the primary factor influencing cognitive development is, यानी कि लेव वेगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक अंतक्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक।
जो आपकी सामाजिक अंतःक्रिया है, जो सामाजिक संपर्क के आने में या संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एन एडोलसेंस रीजन इफ Hans does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which kind of moral development does his response characterize? एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के इस स्तर को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक। देखिए, जो आपका नैतिक विकास है, किसी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को नैतिक विकास कहा जाता है। एक बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में लॉरेंस कोहलबर्ग साहब के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने यह 3 स्तरों पर सिद्धांत का वर्णन किया था और इन 3 स्तरों को आगे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया था। जो आपका चरण 6 है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, वह आपका अभिविन्यास, तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिक और निरंतरता के लिए अपील करने वाले स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अंतःकरण और अंतःकरण के निर्णय द्वारा अधिकार को परिभाषित किया गया है। यह न्याय, पारस्परिकता, मानवाधिकारों की गुणवत्ता और प्रत्येक व्यक्ति के रूप में मानव की गरिमा के लिए सम्मान की के सार्वभौमिक सिद्धांत है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन अ स्कूल बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स स्कूल हॉलीडे coincide with tribal festivals and the weekly holiday is in tune with the local weekly bazaar. This illustrates that एक प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजाति त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश में ये साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जो आपका लचीलापन है विद्यालय पाठ्यक्रम में और अधिगम की प्रक्रिया में, जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है प्रगति शब्द को दिए गए अर्थ पर निर्भर करता है। प्रकृति और प्रगति का तात्पर्य गति से है और गति में किसी न किसी दिशा में परिवर्तन शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के उर्वरक मस्तिष्क में पोषित शैक्षिक विचार का एक निकाय है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एज पर द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ one's own emotional state, feeling and motivation is called। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने के लिए योग्यता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, स्वयं को समझने और किसी के विचारों, मनोभावों, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं और ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं को जानने की क्षमता है। अपनी भावनाओं, भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता है। प्रेरणा और संवेगों सहित स्वयं को समझने की क्षमता है। अपने स्वयं के जीवन के प्रभावी ढंग से योजना बनाने, विनियमित करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जेंडर स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ठीक। जो आपका जेंडर स्कीमा है, जो जेंडर स्कीमा सिद्धांत एक संज्ञानात्मक आधारित सिद्धांत है जिसे 1981 में सैंड्रा बेम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जेंडर विकास कैसे होता है यह समझाने के लिए सूचना
प्रसंस्करण उपागम के उपयोग को जेंडर स्कीमा सिद्धांत कहा जाता है। जेंडर स्कीमा सिद्धांत या सूचना के एक सक्रिय संसाधक के रूप में बच्चे पर बल देता है और उनकी सोच का मार्गदर्शन करने वाले जेंडर स्कीमा भी बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त सोच से पता चलता है कि जेंडर स्कीमा बच्चों की वरीयताओं, खिलौनों के विकल्प और खेलने के साथी की रुचि का मार्गदर्शन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टू सपोर्ट आ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स स्टूडेंट आ टीचर शुड, यानी कि अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जा रहे या जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उसे सामाजिक संस्कृति परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग statement regarding assessment in the context of National Education Policy 2020 is correct, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नेप 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियां जैसे पात्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजी प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री योजना आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानस मंथन। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लगाया ना क्वेश्चन में, ठीक, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, यानी कि निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है। तो कौन सा लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जानकारी का धीमा अवशोषण, ठीक, जानकारी को प्राप्त करने के लिए उनमें क्या होता है, तेज अवशोषण होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जानकारी का धीमा अवशोषण नहीं होता, बल्कि जानकारी प्राप्त करने का तेज अवशोषण होता है, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एडवोकेटेड बाय द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समावेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रपोजेस दैट वी शुड मॉडिफाई द डैश द टू इंक्लूड द डैश, यानी कि समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करता है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तंत्र प्रणाली और अधिगम करता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी in memorizing number sequence, comparing any two or more number and connecting number concept to symbolic form is referred as, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या सम प्रत्ययों को उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुणज वैकल्य, यानी कि डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज,
यानी कि निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आगमय आधारभूत संरचना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हेन क्लासरूम क्लाइमेट इज पॉजिटिवली देन द लर्नर नो दैट दे आर वैल्यूड डैश। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि डैश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे अपनी दिखावट, व्यक्तिगत दिखावट नहीं होगा, यहाँ पे होगा लिखावट। ठीक, लिखावट, लिखावट, ठीक है। वे अपनी लिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, स्टूडेंट प्रायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डैश। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ डैश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हाउ शुड अ टीचर इनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। यानी कि एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका एजर्सन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, दिया गया है एजर्सन और रीजन, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर वुड इनकरेज children to explore multiple sources of knowledge and not rely on textbook alone. Reason दिया गया है, learning is sought actively by learners and thereby a constructed collaboratively by the student and the teacher। यानी कि कथन दिया गया है, एक संचारात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो कारण है आपका, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। ये आपका एदर्सन बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है इसकी, आपके अभिकथन या एदर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका, फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड इनकरेज स्टूडेंट फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन अ different perspective will be helpful in developing डैश among students। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रक्रियात्मक आबद्धता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिस्पॉन्ड टू द एरर मेड बाय अ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एजर्शन और रीजन दिया गया है। फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील लव्ड एंड वैल्यूड। रीजन है आपका, इमोशंस प्लेस a significant role in a condition। अभिकथन दिया गया है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उनके प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। उन्हें क्या दिया जा रहा है? प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। ये बिल्कुल आपका एदर्सन सही है। रीजन दिया गया है आपका, अधिगम से संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी आपका सही होगा। जो आपका एदर जो रीजन है एदर्सन की सही व्याख्या करता है किसका? एदर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिक मोटिवेशन। देखिए, जो आपके निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए, जो आपकी अभिप्रेरणा है, किसी शिक्षार्थी को एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विशेष दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र के ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जिनमें बाहरी या आंतरिक प्रकार की अभिप्रेरणा में वर्गीकृत किया गया है। जो आपके बाहरी अभिप्रेरणा है, एक परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करती है और यह व्यक्ति के बाहर से आती है। और जो आपकी आंतरिक है, अभिप्रेरणा उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 6 जनवरी 2022 का पेपर 2 का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स चिल्ड्रन सक्सेस इन स्कूल। विद्यालयों में विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कठोर पाठचर्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो आपकी एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं को विद्यालय पाठचर्याओं के 5 अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट किया गया है। वे शिक्षा की परिप्रेक्ष्य, अधिगम एवं ज्ञान, पाठचर्या क्षेत्र, विद्यालय चरण तथा आकलन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और प्रणालीगत सुधार। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, जो कक्षा का वातावरण है लचीला होना चाहिए जो छात्रों की शिक्षा में सुधार कर सकता है। शिक्षार्थियों के लिए कोई सख्त नियम और समय सारणी नहीं होनी चाहिए। शिक्षार्थियों का आकलन अधिगम के अंतर्गत जानने के लिए रचनात्मक होना चाहिए, न कि शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए होना चाहिए। अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे आज के 6 जनवरी 2022 के पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस सक्सेसफुली यहीं पर एक कंप्लीट होते हैं। मेरी आशा है कि आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द
सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।